हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू GC 3.0, एक कंप्लीट बैच क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नीट लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन द प्रीवियस लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया था एंड हम लोग हेनरी लॉ पढ़ रहे थे और हेनरी लॉ के हम लोगों ने कुछ सवाल करना स्टार्ट किए थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस लेक्चर में हमारा जो हेनरी अंकल है उनके कुछ बचे हुए सवाल, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में कराऊंगा और हेनरी अंकल के कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं वो भी हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम गाइज एज यू ऑल नो, जैसे अभी मैंने अनअकैडमी पे ज्वाइन किया है एंड अनअकैडमी पर अभी मेरे 2 नए और बड़े इंपॉर्टेंट बैचेस आ रहे हैं। खैर वो बैचेस वैसे तो NTSC ओलंपियाड फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, यानी जो बच्चा 8, 9 और 10th में है उसके लिए है। लेकिन वो जो बैच है जिसमें एक बैच का नाम है उस बैच का नाम है निर्माण। उस बैच के अंदर मैं एक्चुअली क्लास 11th का टॉपिक पढ़ा रहा हूं एट अ वेरी हाई लेवल, यानी जेई और नीट लेवल। सो इन केस इफ़ यू वांट टू एनरोल, आप एनरोल कर सकते हो। दोनों बैचेस की कंप्लीट डिटेल, दोनों बैचेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। मैंने मेरे अनअकैडमी के प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई 8, 9, 10th का कोई बच्चा है और वो डिज़र्व करता है और उन्हें मैं क्योंकि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो आप उनको अनअकैडमी का बोल सकते हो, अदरवाइज हम तो यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। मेरे पास में क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन क्लोरीन। चलिए हेनरी अंकल का क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन ये है दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन, क्लोरोफॉर्म इन एसीटोन ना, नहीं, एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म, ऑफ एसीटोन इन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक सॉल्यूशन बनाया हमने, एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के अंदर डिसॉल्व करा। हेनरी लॉ कांस्टेंट इज 150 टॉर। ठीक है, टॉर एक यूनिट होती है, प्रेशर की एक यूनिट होती है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एट टेम्परेचर 300 केल्विन्स। अच्छा, ये सब बात 300 केल्विन्स पर चल रही है। ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, बढ़िया ही बात है। तो ये बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन। आपको एसीटोन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने को बोल रहा है व्हेन इट्स मोल फ्रैक्शन, जब इसका मोल फ्रैक्शन हो जाए 0.12, है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो आप इसको सॉल्व करो। मैं इसके अंदर एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये पार्ट 1 मानो, एक और पार्ट मैं आपको इसके अंदर देना चाहूंगा, इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोग जब तक सॉल्व करो इसको, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर मैं दोनों एक साथ सॉल्व करूंगा। अज्यूम दैट KH, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट, नहीं, अज्यूम दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट नहीं बोल रहा, अज्यूम दैट हेनरी लॉ is applicable over sufficient range। अबे क्या क्वेश्चन है यार, फटाफट नहीं बोलता। over sufficient range of composition to make the calculation valid। देखो कैसे सवाल आते हैं, सिर्फ लैंग्वेज का ही पैसा है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट द कंपोजिशन, बेटा दिस इज कंपोजिशन, चलो पूरा लिख देता हूं। सो कैलकुलेट द कंपोजिशन at which Henry law pressure। अच्छा, तो कैलकुलेट द कंपोजिशन at which Henry law pressure, जिसपे हेनरी लॉ का प्रेशर, हेनरी लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू हेनरी लॉ प्रेशर ऑफ एसीटोन। अच्छा, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ
कैलकुलेट द हेनरी लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू, अच्छा, ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू हेनरी लॉ प्रेशर ऑफ एसीटोन, यानी एसीटोन के बराबर होना चाहिए एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन का टेम्परेचर। अच्छा, और कुछ बोल रहा है क्या ये? अच्छा, ये KH फॉर क्लोरोफॉर्म, अच्छा वेरी गुड। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर क्लोरोफॉर्म इसके अंदर आपको दे रखा है 175 टॉर। अब ज़रा इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, देखो क्या आप इस क्वेश्चन को लगा पाते हो या नहीं। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहले क्वेश्चन के रिजल्ट का इस्तेमाल दूसरे क्वेश्चन में करना है। चलो करके देखते हैं, आई होप आप लोगों का हो गया होगा। पहला वाला पार्ट तो आई गेस हो ही गया होगा। आपको KH की वैल्यू दे रखी है और मोल फ्रैक्शन दे रखा है, आपको एसीटोन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो भाई फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं, पार्शियल प्रेशर या मैं कहूं वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन इज इक्वल टू KHX। यहां पर ये आपको निकालना है, KH की वैल्यू आपको दे रखी है 150 टॉर और मोल फ्रैक्शन आपको दे रखा है 0.12। तो मेरे ख्याल से ये 18 टॉर होना चाहिए आंसर। तो ये तुम्हारा प्रेशर निकल गया। तो डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कितना बड़ा और सॉल्यूशन देखो, क्या गंडा बनेगा रे तू। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, आपको अज्यूम करना है कि जो हेनरी लॉ है ये एप्लीकेबल होता है ओवर अ सफिशिएंट रेंज ऑफ कैलकुलेशन। मतलब हेनरी लॉ एक बड़े स्पेक्ट्रम पर, कुछ भी कंपोजिशन ले लो, सब पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हेनरी लॉ एक बड़े लेवल पर, एक बड़े दर्जे पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मास लेवल पर होता है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है द कंपोजिशन एट विच हेनरी लॉ प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म। अभी यहां पर हमने एसीटोन निकाला, अब आपको बोल रहा है ये कि आप क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर निकालो और आप ये मान के चलो कि जो आपने एसीटोन के लिए इस्तेमाल किया है, जो प्रेशर आपने एसीटोन के लिए इस्तेमाल किया है, यानी जो पार्शियल प्रेशर एसीटोन का आया है, वही प्रेशर आपको यहां पर क्लोरोफॉर्म के लिए इस्तेमाल करना है। तो यहां पर मैं कहूंगा दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ एसीटोन, जो हमने एसीटोन के लिए निकाला, मतलब 18 टॉर। बिल्कुल मैं ये लेके चल सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन वाला ही बोल रहा है। और इसने क्लोरोफॉर्म के लिए KH की वैल्यू हमको 175 टॉर अलग से दे दी। तो अब ये आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द कंपोजिशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिशन? कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म आपको यहां पर निकालना है। ये इतनी सी बात बोलने के लिए इसने कितनी बड़ी रामायण लिखवाई, ससुरा छिछोरा। चलो, तो क्या करने का है, बस ये फॉर्मूला फिर उठा के लगा देने का है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय X। दिस इज 18 टॉर, दिस इज 175 टॉर and this is mole fraction. So mole fraction will become equal to 18 divided by 175 टॉर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देख लो क्या आंसर आ रहा है ना, जो भी आपका आंसर आएगा वो यही आएगा, 18 बाय 175। आप बोलो तो मैं कैलकुलेट कर दूँ, आप बोलो तो मैं रहने दूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 0.103 के आसपास कुछ आना चाहिए, देख लेना, 0.0103 के आसपास कुछ आना चाहिए, लिख देता हूँ मैं। आई थिंक इतना कुछ आना चाहिए, एक बार आप इसको क्रॉस टैली कर लेना। चलो अब हम लोग NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं, अलग से डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करते, हम लोग यहीं पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। गाइस, ये जो सवाल मैंने आपको करवाई, ये मैंने आपको सिनगेज पब्लिकेशन की किताब से करवाए, है ना। सिनगेज पब्लिकेशन इज़ अ वेरी गुड बुक, उससे मैंने करवाए थे। आप चाहें तो आप कोई भी JEE और नीट के लिए एक अच्छे पब्लिकेशन की किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मेरे दूसरे चैनल मृत्युंजय पंड्या पर चीज़ डाल रखी है। अब थोड़े से बोर्ड एग्जाम लेवल के क्वेश्चन करते हैं। वैसे बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन तो ये भी बहुत तगड़ा है। देखो क्वेश्चन क्या है, H2S नाम की एक गैस है जो कि टॉक्सिक है और इसकी रॉटन एग जैसी, यानी सड़े हुए अंडे जैसी, रॉटन एग जैसी स्मेल है। ये बिल्कुल बकवास चीज़ है,
मेरे को क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है इस सवाल से। और फिर आगे कहता है इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पर मेरे को इससे क्या करना, काहे के लिए भी यूज़ हो, काहे का भी एनालिसिस करे, मेरे को क्या करना, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, खुश हो जाते हैं। अब असली सवाल स्टार्ट होगा। इफ़ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, अगर H2S की सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर H2S की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP आता है ना तो घबराने का नहीं है, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात चल रही है, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन्स, ये सब। तो एट STP इस, हाँ अब आया मस्त काम, ये लिखा हुआ है। तो आपको बोल रखा है कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, सो यू हैव टू कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। अब आपको यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। अब देखो यहाँ पर बात समझना कि इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैं सवाल तो सॉल्व कर लूँगा, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट पूछा है, दैट मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्यूशन में मुझे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है H2S गैस के लिए, बिल्कुल मैं लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पर पहली बात, ना तो मेरे पास में प्रेशर है, ना तो मेरे पास में मोल फ्रैक्शन है। अब मैं क्या करूँ? तो देखो एक बात समझना, जैसे ही आपके सामने STP लिखा जाए तो आप हमेशा ध्यान रखना एट STP आपका जो प्रेशर होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? 1 atm के बराबर होता है। और अप्रॉक्सीमेटली हम 1 atm को 1 बार मान के चलते हैं। और आप चाहें तो आप 1 atm को 1 इंटू 10⁵ पास्कल्स मानकर भी चल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चूल मच रही है तो आप 1.01 भी आप इसको ले सकते हैं, है ना। 101 2 4 ऐसा कुछ आप इसको अप्रॉक्सीमेट मान के चल सकते हैं। दिस इज अप्रॉक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट। बच्चे बोलेंगे बट ये अप्रॉक्सीमेट है, आपकी इच्छा। यहाँ पर आपको KH की वैल्यू की कोई यूनिट तो दे नहीं रखी है। अगर जैसे क्वेश्चन में कई बार क्या आता कि कई बार ऐसा लिखा हुआ आता कि आपको इसके लिए स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपको KH की वैल्यू बार्स में निकालनी है, तो फिर आप यहाँ से प्रेशर बार उठाते। कभी कभी स्पेसिफाई कर दिया था कि यहाँ पर तो आपको इसकी वैल्यू पास्कल्स में चाहिए, तो आप फिर ये उठाते। लेकिन यहाँ पर थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार वापस से अपने क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में हेनरी लॉ कांस्टेंट के लिए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम लोग ATM लेकर भी चल सकते हैं और हम लोग बार लेकर भी चल सकते हैं, आपकी इच्छा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मज़ा आएगा मोल फ्रैक्शन निकालने में। भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S आप कैसे निकालोगे? तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ इसने दे रखी है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दैट H2S की सॉल्युबिलिटी दे रखी है 0.195 स्मॉल m, एंड वी ऑल नो स्मॉल m मतलब क्या दे रखी है? मोलैलिटी। क्या दे रखी है? मोलैलिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? दिस इज योर मोलैलिटी। एंड व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी का मतलब क्या होता है? मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये मैंने सिखाया था। और ऑब्वियसली यहां पर सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर दे रखा है। तो इस मोलैलिटी नाम की इंफॉर्मेशन से मुझे देखो क्या चीज़ मिली कि अगर मैं कहूं कि इसकी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स किसके? H2S के इन 1 kg, यानी कि 1 kg को मैं क्या 1000 ग्राम वाटर लिख दूं, या मैं चलो 1 kg लिख देता हूं, 1 kg वाटर। तो इसकी मोलैलिटी कितनी है? मोलैलिटी आपको दे रखी है 0.195 मोल्स पर kg। नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर 1 kg वाटर ज़रूर है। तो देखो kg से kg कट गया, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ऑटो, और ये 1 जाके इधर हो गया मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? तो आपके मोल्स कितने हो गए? 0.195, मतलब जो मोलैलिटी है वही मोल्स है।
तो यहाँ पर H2S का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मुझे यही तो चाहिए होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा सर वाटर के मोल्स कैसे निकालेंगे? गुलू 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 बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कितना वाटर है? 1 किलो। कल की क्लास में क्या सिखाया था? 1 किलो पानी मतलब कितने ग्राम पानी? 1000 ग्राम पानी। अच्छा, पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम, तो मोल्स कितने हो गए? 55.5। यानी कि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर तुम्हारे पास में 1 लीटर पानी हो या अगर तुम्हारे पास में 1 किलो पानी हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास 18 लेकर 1000 डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो आपको 55 मोल्स मिलेंगे। सो देयरफॉर यहां से मुझे H2S के मोल्स भी मिल गए, यहां से मुझे वाटर के मोल्स भी मिल गए। तो क्या मैं यहां पर वैल्यू रख के मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकता? आप सर बिल्कुल निकाल सकते हो। तो यहां पर मैंने लिखा 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5। मैं इसका कैलकुलेटर ला के इसको सॉल्व कर देता हूं जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर मैं करूँगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल। आप बोलोगे सर हम क्या करें, एग्ज़ाम तुम लोगों को देनी है, सो यू हैव टू इम्प्रूव योर कैलकुलेशन। आपको अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है। तो 55, अच्छा हाँ मैंने एक चीज़ तो यहाँ पे करी नहीं, मैं इसको जोड़ देता हूँ ताकि मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकूँ। तो ये हो जाएगा 55.695। ठीक है, अब अपने को इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिखना है। हो तो 0.195 को मैंने को डिवाइड करना है 55.695 से, तो 0.00350 0.00। अच्छा तो आंसर आया 0.00350 इज योर आंसर। बस ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? तो डिड यू गॉट द मोल फ्रैक्शन? अच्छा आप चाहें तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 2 3। मैंने डेसिमल को 3 डिजिट इधर खसका दिया तो ये बन गया 3.50 इंटू 10 टू द पावर -3। ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। अब क्या करने का है? वैल्यू पुटअप कर देना है। प्रेशर कितना लेकर चल रहे हो? 1 बार ले ले, 1 बार ले ले। चलो मैं 1 बार के लिए आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। आप अगर कोई और किताब देख रहे हो तो हो सकता है वहाँ पर किसी और फॉर्मेट में हो, पास्कल्स में हो, ATM में हो, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ स्पेसिफाइड नहीं दे रखा है, इसलिए मैं कोई भी यूनिट उठा सकता हूँ। यूजुअली हम लोगों को NCERT में भी बार यूनिट दे रखी होती है। अगर आप हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे तो वहाँ बार या किलो बार दे रखी होती है। हम बार में सॉल्व कर लेते हैं, कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं। तो बार हमने प्रेशर ले लिया 1 बार इज इक्वल टू KH की वैल्यू अपने को निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन दे रखा है 3.50 इंटू 10 टू द पावर -3। तो KH की वैल्यू हो जाएगी, ये नीचे डिवीजन में चले आएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन ये बार, चलो आप समझ जाना है ना, ये हो जाएगा 3.50 और ये 10 टू द पावर -3 जो यहाँ है ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 10 टू द पावर +3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर KH। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1 डिवाइडेड बाय 3.50 दैट इज 0.285 इंटू 10 टू द पावर 3 दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर KH। तो देखो आपको KH का वैल्यू निकालना आया। तो इस तरीके के सवाल यूजुअली आप लोगों को पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशंस में। दिस इज हाउ सम ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। और देखो यही सवाल, ऐसे ही सवाल कुछ JEE वगैरह में भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग हो जाएगी चीज़। अगला सवाल और अच्छा है, ठीक है गाइस, कोई परेशानी है ना? आपको अगर आप NCERT में चेक करोगे तो ये 285 बार दे रखा है, तो हमने 10 टू द पावर 3 कर दिया। अगर आप 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 285 बार ही आंसर आएगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है हमारा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन और करवाता हूं। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। प्लीज प्यारे बच्चों इसको जरा नोट कर लो जल्दी से, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों से जल्दी से नोट कर लो सो दैट वी कैन स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, फिर हम लोग हेनरी लॉ के
एप्लीकेशंस को यानी कि थोड़े से थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के, बिना किसी टिकटॉक के। चलो क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। हाँ जी, तो चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। एनसीईआरटी का ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.7 है, इसको एक बढ़िया तरीके से करते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन की जो डाइऑक्साइड है इन वाटर। अच्छा ठीक है, आपको यहाँ पर सॉल्वेंट भी दे दिया। इच 1.661 इंटू 10⁸ पास्कल। अच्छा यहाँ पर ये रास्कल अपने से पास्कल में सवाल पूछ रहा है। एट 298 केल्विन्स। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml वाटर या सोडा वाटर, जो भी बात बोल लो भाई, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तभी सोडा वाटर बनेगा, विच इज पैक्ड अंडर 2.5 ATM कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। यानी यहाँ पर इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर रखा है 2.5 ATM एट 298 केल्विन। चलो नाउ लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यूर, मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लाल, विल एबल टू सॉल्व। इट इज़ अ वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। दो चीज़ें हैं मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज़ें हैं। या तो पास्कल को ATM में ले जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पर तुमको प्रेशर दे रखा है ATM में और हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है पास्कल में। ये बात गलत है, इधर वे आपको चलना है। तो मेरे ख्याल से मैं काम करता हूँ, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि 1 ATM इज ऑलवेज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो क्यों ना मैं अपने ATM को, जो तुमको 2.5 ATM दे रखा है, क्यों ना मैं इसको एक काम करूं, ऐसा कर दूं 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो ये मेरी प्रेशर की वैल्यू हो गई, चकाचक काम हो गया। अब ATM हट गया, पास्कल आ गया, मेरे पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड KH की वैल्यू बराबर हो गई। तो बस यहाँ से मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है, और जब कभी भी क्वांटिटी पूछ रहा हो, मतलब आपको क्वांटिटी मतलब आपको गिवन मास निकालना है, और गिवन मास निकालने के लिए मेरे पास में मोल्स का फॉर्मूला है। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इट्स मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास तो अपने पास में है, मतलब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बस शांति रखना, बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। लेट्स सी कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो मेरे साथ सॉल्व करो। वीडियो पॉज कर लिया करो, पहले लगा लिया करो क्वेश्चन, होता है तो डन, नहीं तो वीडियो रीस्टार्ट करके आप देख सकते हो। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू KHX। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज ये रहा 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। व्हाट इज KH? 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। मोल फ्रैक्शन मेनू नहीं पता, किसका मोल फ्रैक्शन है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड का। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बिकम इक्वल टू 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। अब देखो पास्कल से पास्कल मर चुका है। अब यहाँ पर अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट मी यूज माई हथियार, नॉट दैट वल्गर काइंड ऑफ थिंग। तो 2.5 इंटू 1.01 ये हो जाएगा 2.525 डिवाइडेड बाय 1.67, तो वैल्यू आई 1.51। वेरी गुड। तो वैल्यू आई 1.51 इंटू ये 10⁸, ऊपर जाकर 10⁻⁻8 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 8 बचेगा 10⁻⁻3। तो ये हो गया तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आपको मुझे एक बात बताना है कि आपको निकालनी है क्वांटिटी। और बेटा क्वांटिटी तो मोल्स के फॉर्मूले से निकलती है। मैंने आपको बताया कि मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन इट्स मोलर मास। चलो मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास तो पता है, मैं फॉर्मूला देखकर 44 निकाल लूँगा। एक कार्बन का मास 12 और 2 ऑक्सीजन का मास 32।
एक का 16 तो दो का 30 तो 44 हो गया। लेकिन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स चाहिए, और मोल्स के लिए मेरे पास में मोल फ्रैक्शन आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर नहीं है, लेकिन हम लोगों को एक बहुत बढ़िया मदद क्या हो गई, 500 ml दे दिया क्वेश्चन वाले ने। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि आपके पास में 500 ml वाटर है, और हम लोग सब जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है। तो वाटर की क्योंकि डेंसिटी 1 होती है तो 500 ml को आप सीधे 500 ग्राम वाटर लिख सकते हो। अब आई थिंक इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको मैंने ऑलरेडी मोलारिटी में बेहतरीन तरीके से बताया था कि ml को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से। नाउ क्या आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो? गिवन मास हो गया 500 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18, वैल्यू आएगी 27.75। अरे एक बात बताओ ना, मैंने तुमको बताया था कि अगर तुम्हारे पास में 1 लीटर पानी है तो उसके मोल्स 55.5 होते हैं। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 टू ज़ा 4, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 5, ये तुम्हारे हाफ मोल्स हो गए, यानी 0.5 लीटर के हो गए ना। तो वाटर का मोल मिल गया। कहाँ गया? अरे कैप्रा घूम जाते कैप्रा। ठीक है, आपको यहाँ पर मोल्स मिल गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने आपको हमेशा बताया है क्योंकि जब कभी भी आप इस मोल्स की तलाश में होते हो, इस ससुरे को नेग्लिजिबल मान के इग्नोर कर दो, क्योंकि तुमको मालूम है वैसे जिसका मोल फ्रैक्शन इतना कम आया है उसके मोल्स भी कम ही होंगे, तो इसको इग्नोर कर दो डिनोमिनेटर में। अपन इसको क्या करना है, अपन इसको इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर मारती है, उससे भी बुरा इग्नोर मारना है। तो मोल फ्रैक्शन लिख दिया मैंने यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने को नहीं पता, और नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 27.75 से, सिर्फ वाटर के मोल से। चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू आएगी 1.51 मल्टीप्लाइड बाई 27.75, दैट इज़ 41.90। ओके, सो number of moles of carbon dioxide will become equal to 41.90 into 10 to the power minus 3. This is the number of moles of carbon dioxide. बस ये आ गया आपका फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी मतलब ग्राम्स में। तो ये वैल्यू हो जाएगी 41.90 इंटू 10 to the power minus 3 इंटू, मैं मोलर मास को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, और मोलर मास ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग जानते हैं 44 होता है, इज इक्वल टू गिवन मास। बस, तो गिवन मास की वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी वो इसके सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगी। देख लेते हैं क्या सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये आ रहा है 44 मल्टीप्लाई बाय 41.90, दैट इज 1843 1843 इंटू 10 to the power minus 3। तो क्यों ना मैं 1 2 3 डेसिमल इधर खींच दूँ, तो ये 1.843 ग्राम्स आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स, है ना। हमारा 1843 आंसर आ रहा है और एनसीईआरटी वाले 1854 बोल रहे हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, वी हैव गॉट द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ सकते हैं। चलो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। लेकिन हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक छोटी सी चीज़ सिखा देता हूँ, ताकि आप लोग उस टाइप के सवाल भी सॉल्व कर सको। देखो, तो वापस से आप लोग हेडिंग डाल लेते हैं, हेनरी लॉ। ठीक है, अब देखो हेनरी लॉ में हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन क्या थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। आपने अभी सवालों में भी देखा कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एट 298 केल्विन्स, एट 300 केल्विन्स, एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो भी आप काम करोगे उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू KHX। ये हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, वी ऑल नो दैट। अब यहां पर हेनरी अंकल ने
कुछ एक्सपेरिमेंट करें, लेट्स से ऑन ऑक्सीजन गैस। उन्होंने यहाँ पर कौन सी गैस ले ली? उन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ले ली, O2। अब ऑक्सीजन गैस के लिए उन्होंने सबसे पहले टेम्परेचर लिया, लेट्स से 293 केल्विन्स, यानी ये टेम्परेचर उन्होंने फिक्स करा। और इस टेम्परेचर पे ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर उनको मिला होगा, ऑक्सीजन के वाटर के अंदर उनको कुछ मोल फ्रैक्शन मिला होगा। इन दोनों वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके उन्होंने KH निकाला एंड लेट्स से KH की वैल्यू आई 40.3 बार। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है चलो मुझे ये वैल्यू मिल गई। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ा दिया, यानी अब उन्होंने टेम्परेचर को 303 केल्विन कर दिया। अब उन्होंने इस टेम्परेचर पर मॉनिटर किया कि मेरे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी यानी कि उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। जब इन दोनों वैल्यूज़ को रख के उन्होंने KH की वैल्यू निकाली, यानी जब उन्होंने KH की वैल्यू निकाली होगी, यानी कि प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके उन्होंने वैल्यू निकाली तो वैल्यू आई 36.7 बार। ये मैं वैल्यूज इमेजिनरी लिख रहा हूँ सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये वैल्यू आपको किसी भी बुक से रेफर नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, नहीं सॉरी मैंने वैल्यूज उल्टी लिख दी। शुरू में 36.9 बार के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, बाद में 40.35 बार आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखो, आपको इन वैल्यूज से क्या समझ में आया? आपको इन वैल्यूज से या हेनरी अंकल को इस वैल्यू से एक बात समझ में आई, एंड नॉट फॉर दिस गैस। ये एक्सपेरिमेंट, ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट उनको ऑलमोस्ट एवरी गैस के लिए मिले। रिजल्ट्स वर सेम फॉर ऑलमोस्ट एवरी गैस। रिजल्ट नहीं, मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन लिखूंगा मैं। ऑब्जर्वेशन क्यों लिखा मैंने, देखो मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। मतलब हो सकता है कि नाइट्रोजन के लिए 293 केल्विन पर वैल्यू अलग आ रही हो, लेकिन उन्होंने एक बात यह जरूर ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस KH वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। उन्होंने ये ऑब्जर्व करा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ये पॉइंट ऑब्जर्व करा कि जैसे जैसे आपके टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे आपके KH की वैल्यू भी बढ़ती है। क्या ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये मैंने बताया? नहीं, ये हेनरी लॉ ने, ये हेनरी अंकल ने एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत सारी गैसेस पर, हाइड्रोजन को देखा होगा, हीलियम को देखा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अलग अलग गैसेस पर देखा होगा, लेकिन सब में एक बात कॉमन पाई कि जब टेम्परेचर कम होता है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम आती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उन्होंने ये पॉइंट लिख दिया। अब इस पॉइंट का मैं और आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये देखो। मैंने देखा कि हेनरी लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, हेनरी लॉ क्या सिग्निफाई करता है, मैंने इस चीज को समझने की कोशिश करी कि यहां पर आप देखो KH और मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मान लो एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी यहां पर मैंने बोल दिया कि प्रेशर एकदम कांस्टेंट है, यानी सारे एक्सपेरिमेंट मान लो मैं 1 ATM पे कर रहा हूं तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो अब ये फॉर्मूला कैसे बदल जाएगा, ये बदल जाएगा KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब कभी भी आप कोई चीज़ को यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हो तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर KH की वैल्यू बढ़ेगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन डिक्रीज होगा। तो यही सिग्निफिकेंस निकला यहाँ से, दैट एज द KH वैल्यू इंक्रीजेस इट्स solubility, the solubility of gas in liquid, or we can say its quantity or its mole or its moles decreases। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी KH की वैल्यू बढ़ी तो उसके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू घटी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आप क्या इस चीज़ को टेम्परेचर से मैच कर सकते हो कि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो KH का वैल्यू बढ़ा,
और अगर KH का वैल्यू बढ़ा तो उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड डिक्रीज हुई। तो देयरफॉर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वी कैन से द solubility of gas in liquid decreases. That is what you have to write. क्या ये बात समझ में आई? तो प्लीज इस पॉइंट को जरा अच्छे तरीके से नोट कर लो। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ। ये आपके हेनरी लॉ का सिग्निफिकेंस है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर होता है ये? ठीक है। अब यहां पर आपको सवाल पूछा जाता है, अब यहां पर आप लोगों को सवाल पूछा जाता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर मोर कंफर्टेबल इन हॉट वाटर और इन कोल्ड वाटर। मतलब अगर गर्मी का सीजन जैसा भी चल रहा है तो पानी का तापमान ऑब्वियस सी बात है गर्म होगा। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मछली वगैरह इस समय कंफर्टेबल फील करेंगे ठंड में जब टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो आपको जवाब क्या देना है? सोचो मेरे प्यारे बच्चों, कोल्ड वाटर में। सर कारण कोल्ड वाटर में क्यों? जब पानी का टेम्परेचर कम होगा तो KH की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि टेम्परेचर बढ़ने पर KH की वैल्यू बढ़ती है। तो ऐसा भी तो होगा, ऐसा भी तो होगा कि जब टेम्परेचर की वैल्यू घटेगी तो KH की वैल्यू घटेगी, और जब KH की वैल्यू घटेगी तो उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। मतलब अगर ऑक्सीजन नामक गैस वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड है तो टेम्परेचर बढ़ने पर उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में घट जाएगी, और टेम्परेचर कम होने पर उसकी सॉल्युबिलिटी पानी में बढ़ जाएगी। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो यहाँ पर स्टार बना के सब लोग एक ज़रूरी पॉइंट लिखेंगे, दैट योर एक्वेटिक organisms are more comfortable in cold water as compared to warm or hot water, because solubility of oxygen decreases on increase in temperature. This is the answer which you have to write. क्या ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप लोगों को हेनरी अंकल के बारे में चीज़ें लिखनी है। हेनरी अंकल का इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब हम आपको फटाफट से बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बिना हेनरी अंकल के कुछ एप्लीकेशंस और सिखा देता हूं मैं। ये वाला सवाल ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, और ये पूरा इसका सिग्निफिकेंस के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलो ग्रेट। अब बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशंस की तरफ चलते हैं। गाइस, हेनरी लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी अगर किसी भी गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्युबिलिटी या उसकी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो इसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए हमारी जो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ है वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल इसीलिए तो बनाती है हाई प्रेशर में। आप देखो एप्लीकेशन नंबर 1, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स होती हैं, ऑल द कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। क्या बोलता है ये? जब कभी भी आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मार्केट से खरीद के लाते हो उसकी सील पैक्ड होती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये मार्कर की इंक है, तो इसका जो ढक्कन है सील पैक्ड है। ये मुझे जब इसको तोड़ूंगा तो कोल्ड ड्रिंक में से इसमें से नहीं आती, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में से आवाज़ आती है ऐसे करके। एक्चुअली क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ वाले जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक एक्चुअली मीठा पानी है। उसका पूरा टेस्ट उसके अंदर डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक हो गई तो ख़त्म, गया, टाटा बाय बाय, गया। तो कोल्ड ड्रिंक वाले क्या करते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल बनाते हैं तो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स भरने के बाद उसके ढक्कन को एकदम सील पैक कर देते हैं। मतलब एक ज़रा सी खाली स्पेस
एक ज़रा सी इस जगह भी नहीं छूटती जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लीक कर सके। इससे क्या होता है, इससे बॉटल के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर आराम से डिज़ोल्व होती है। यानी जितनी मात्रा में कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरर चाहता है उतनी मात्रा में ही कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिज़ोल्व होती है। भले उस कोल्ड ड्रिंक को आप 1 दिन बाद पियो, 10 दिन बाद पियो, 50 दिन बाद पियो या 6 महीने बाद पियो, टेस्ट बदलता नहीं है। लेकिन जब आप उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खरीद के घर ले आते हो और जब आप पहली बार ढक्कन खोल लेते हो, ऐसी आवाज़ आती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लीक कर गई। ताज़ी ताज़ी कोल्ड ड्रिंक है तो आप पी रहे हो तो टेस्टी लग रही है। लेकिन अगर आपने एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसका सैल्मन भाई ऐड करते हैं, ये कहाँ से आई? दुकान से। एकदम कॉमेडी किंग सैल्मन भाई, एकदम ऐसी कॉमेडी करते हैं कि मतलब देखो मैं कितना हंस रहा हूँ, कितनी हंसी आ रही है मुझे। तुम लोगों ने वो साउथ की मूवी देखी है लकी द रेसर? उसमें वो अपने अल्लू अर्जुन के से वो जो लड़की मिलती है वो बोलती है ना कि हम मन ही मन खुश होते हैं, मुझे गुस्सा भी मन ही मन आता है। एक्सप्रेशन नहीं दिखाते वो लोग। वैसे देखो मैं बिना एक्सप्रेशन दिखाए कितना हंस रहा हूँ सैल्मन भाई के इस डायलॉग पे। कॉमेडी किंग सैल्मन भाई, वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ से आई? दुकान से। ओके, तो जब आप दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बोतल लेकर आते हो, जब आप उसको पी लेते हो और मान लो थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बच गई तो आप ढक्कन लगा के फ्रिज में रख देते हो। अब आप भूल गए, अब आपने उसको 7 दिन बाद देखी कि अरे कोल्ड ड्रिंक, आपने उसको खोली और पिया था, आपको मीठा मीठा पानी लगा, टेस्ट बदल गया। क्यों? क्योंकि सील पैक होने की वजह से CO2 अंदर थी। आपने ढक्कन खोल दिया, वो गैस है, वो तो कहीं से भी निकलने का रास्ता ढूंढ लेगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है, दिस शुड बी पैक्ड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर। अच्छा एक बात और बता दूं, अंडर वेरी हाई प्रेशर, एंड इट ऐसा लिखा है इट शुड बी कंज्यूम्ड व्हेन कोल्ड। व्हेन कोल्ड यानी कि बिल्कुल जब ठंडी हो, रेफ्रिजरेटर में रखी हो, या इट शुड बी कंज्यूम्ड आफ्टर कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। आफ्टर कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। यानी जब आपने उसको फ्रिज में रखा है तब उसके बाद ही पियो। क्यों? क्योंकि इससे उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होने से क्या होगा, KH की वैल्यू कम हो जाएगी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की, और हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कम हुई तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बढ़ जाएगी। तो ये 2 रीज़न है, ये 2 फैक्ट है जो कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन जिसको मैं पढ़ाऊँगा फॉर स्कूबा डाइवर्स। जितने भी आपके स्कूबा डाइवर्स होते हैं, देखो मैं आपको इसकी एक बात बताऊं, स्कूबा डाइवर्स, अगर आपने मूवी देखी हो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें जब वो पानी में कूदने आते हैं तो वो पीछे का ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सिलेंडर पीछे बांध के पानी में कूदते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको स्टेबलाइज रखने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं मिलाई जाती, उसके साथ में नाइट्रोजन नामक गैस भी मिलाई जाती है, टू कीप द व्हाट, टू कीप द ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेबल। वरना क्या होगा, अगर मैं पूरे सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन भर के अगर मैं उसको पानी में लेकर कूद जाऊं, तो क्योंकि आप लोग सब जानते हो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 है, लेकिन जब आप पानी में डीप वाटर में जाओगे तो वहाँ पर वाटर का भी प्रेशर लगेगा, तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर शायद इतना प्रेशर ना बेयर कर पाए, और मे बी पॉसिबल कि वो बर्स्ट कर जाए, या मे बी पॉसिबल कि उससे ऑक्सीजन ना निकले। तो उसको बिल्कुल, जिसको होना चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए हमें गैसियस मिक्सचर डालना होता है, ताकि अलग अलग गैसेस का अलग अलग प्रेशर हो तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो सके। तो अब मजबूरी में, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो फैक्टर है वही फैक्टर हमको यहाँ इस्तेमाल करना होगा, तो जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन गैस की मात्रा ज़्यादा है, वैसे ही हमको हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भरनी पड़ती है। अब जब ये स्कूबा डाइवर्स डीप सी डाइविंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है, जब ये पानी की गहराइयों में उतरते हैं तब वहाँ पर वाटर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे अभी यहाँ पर प्रेशर कम है, लेकिन जब ये पानी में उतरेंगे तो पानी में प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर किस पर लग रहा है, हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पे, हमारे अंदर जो ब्लड बह रहा है उस पे, और ब्लड एक प्रकार का लिक्विड है। अब जब ये स्कूबा डाइवर्स सांस लेते हैं उस ऑक्सीजन सिलेंडर से, तो ऑक्सीजन इनकी बॉडी में तो जाती है, साथ साथ नाइट्रोजन चली जाती है। अब नाइट्रोजन गैस के बारे में क्या फिक्स है
कि नाइट्रोजन गैस जो होती है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यानी अभी इस समय हमारे ब्लड में सॉल्यूबलाइज नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस को ब्लड में डिसॉल्व होने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। तो यहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं, अगर नाइट्रोजन बॉडी में जा भी रही है तो वो अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में बॉडी के बाहर आ जाती है। लेकिन जब आप डीप सी डाइविंग करने जाते हो तो आपकी बॉडी पे प्रेशर बढ़ा, आपके ब्लड पे प्रेशर बढ़ा, और ब्लड पे प्रेशर बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी तुम्हारे ब्लड में डिसॉल्व हो गई। खैर अभी अंदर पानी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल नॉर्मल अच्छा फील करोगे, आप सब देखोगे। लेकिन एज सून एज जब आप पानी के बाहर आ जाओगे, पानी करके बाहर आ जाओगे, और जब आप अपनी बोट पर बैठोगे, अचानक से आपके शरीर पर प्रेशर कम हो गया, अचानक से आपकी बॉडी पर प्रेशर कम हो गया। और अब प्रेशर कम होने का सबसे बड़ा असर दिखेगा नाइट्रोजन नामक गैस पर जो आपके ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो गई है। अब इमेजिन करना, आपकी बॉडी में नाइट्रोजन जहां जिस वक्त होगी वो वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। जैसे नाइट्रोजन गैस बहती बहती मेरी इस नस तक पहुंची, और मान लो वो बहती बहती यहाँ पहुंच गई, और मेरी बॉडी पानी के बाहर आ गई, तो एकदम से नाइट्रोजन यहीं से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, एकदम यहीं से निकलने की कोशिश करेगी। इस वजह से आपकी बॉडी पर आपको छोटे छोटे दाने दिखने लग जाएंगे, छोटे छोटे आपको ब्लिस्टर दिखने लग जाएंगे, फुंसी जैसे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और इस वजह से आपकी बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर पेन, आपको लगेगा आपकी बॉडी एकदम टूट रही है, आपकी बॉडी में आपको इंटेंसिफाइड पेन होगा, आपको फीवर आने लगेगा, आपको झटके आने लगेंगे, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होने लगेगा, और ये सारे सिम्टम्स कहलाते हैं बेंड्स। तो स्कूबा डाइवर्स को किस परेशानी का सामना करना पड़ता है? बेंड्स नाम की परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्हाट इज बेंड्स? बेंड्स इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू द नाइट्रोजन गैस dissolved in blood when these scuba divers are in water, but as they comes out of water, nitrogen gas tries immediately to leave the body, मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू लिखूंगा, to leave the body and causes pain, fatigue यानी बॉडी ऐसा लगता है थक गई, nausea etc, and it is called as bends, इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है? बेंड्स। तो स्कूबा डाइवर्स को क्या प्रॉब्लम होती है? स्कूबा डाइवर्स को यही वाली प्रॉब्लम होती है मेरे प्यारे बच्चों, और ये सिचुएशन कई बार बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अब आजकल क्या करने लगे हैं भाई, ये तो खतरनाक हो गया, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड बेंड्स आजकल एक नई चीज़ करने लग गए। पहले ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता था, आजकल ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम नाम की गैस भरने लग गए, लगभग 11.2%। हीलियम गैस की एक खासियत ये है कि ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत लीस्ट सॉल्यूबल होती है इवन अंडर हाई प्रेशर। हीलियम की मात्रा बढ़ने की वजह से नाइट्रोजन की मात्रा ऑटोमेटिकली कम हो गई, और नाइट्रोजन की मात्रा कम होने की वजह से इसकी बॉडी में सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। अब ये आपकी बॉडी के अंदर उतनी मात्रा में डिसॉल्व नहीं होगा जितना ये पहले होता था, तो अब बेंड्स कम हो जाएंगे। और ऑक्सीजन तो हमने लगभग मान के चलो कितना हो गया, 4 और 5 और ये 6 और 11.2 है ना, तो 4 7 5 और 6 63, यानी कि लगभग 32.6% लगभग आपकी ऑक्सीजन रहती है। तो अब बेंड को अवॉइड करने के लिए आजकल आपके ऑक्सीजन सिलेंडर में इतनी मात्रा में गैस भरने लग गए, स्पेसिफिकली हीलियम, ताकि बेंड जो है वो अवॉइड किए जा सके। तो क्या ये आपको बात समझ में आ गई? तो बेंड्स इंसान को क्यों आते हैं, इंसान को, एक डीप सी डाइवर को बेंड्स क्यों आते हैं?
एक डीप सी डाइवर को बेंड्स इसलिए आते हैं क्योंकि बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर सॉल्यूबल इन ब्लड एट हाई प्रेशर। ठीक है, चलो इसको ज़रा नोट कर लो। ये इतना पॉइंट में रब करके मैं चाहता हूं कि यहां पर एल्टीट्यूड सिकनेस भी यहीं सिखा दी जाए। एल्टीट्यूड सिकनेस भी मैं आपको यहीं सिखा दूं ताकि अपना काम खत्म हो जाए और पैसा हजम हो जाए। चलो लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ग्रेट। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला पॉइंट बस मैं रब कर देता हूं, आपने लिख तो लिया ही होगा। नाउ तीसरा जो एप्लीकेशन है आपके हेनरी अंकल का वो है एल्टीट्यूड सिकनेस, मतलब ये वहां पर देखा जाता है। अब ये एल्टीट्यूड सिकनेस का मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात समझना मेरे प्यारे बच्चों। जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चल रहा है हमारे आसपास, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी चल रहा है 1 ATM का, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में डिसॉल्व हो जाती है और हमारी बॉडी को जिंदा रखने का काम करती है। अब अगर मान लो आप हायर एल्टीट्यूड्स पर जाने लगे, आप सब लोगों को मालूम है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर उठना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स पर जाने लगते हैं, हमारी बॉडी में तेज़ी से ऑक्सीजन की मात्रा गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठते हैं, जैसे आप लोग अभी पानी में उतर रहे थे, अभी आप पानी में उतर रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन जब हम लोग ऊपर मूव करते हैं, एज वी मूव अपवर्ड, जैसे हम लोग प्लेन में बैठे, हेलीकॉप्टर में बैठे, ऊपर मूव करने लगे, तो एज वी मूव अपवर्ड आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगता है। आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर घटने लगेगा। अब मान लो एक पहाड़ पर किसी को चढ़ना है, किसी ने वो वाली मूवी देख ली, कौन सी, अरे वो पिक्चर थी ना यार, बलम पिचकारी तूने मुझे मारी वाली, ये जवानी है दीवानी, रणवीर सिंह कपूर वाली। तो उसने रणवीर कपूर वाली वो मूवी देख ली, उसने बोला मैं भी मनाली पे जाऊंगा और ट्रैकिंग करूंगा, माउंटेन ट्रैकिंग करूंगा। पहाड़ पे चढ़ गया भैया, अमरनाथ यात्रा निकली, वहाँ चला गया, वैष्णो देवी चला गया, एकदम उसके अंदर भक्ति आ गई और वो पहुँच गया ऊपर। अब क्या हुआ भाई साहब, एटमॉस्फेरिक लेवल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होने लगा तो क्या होगा, हेनरी अंकल क्या बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अब अगर तुम्हारा प्रेशर ही डिक्रीज होने लगा तो ऑक्सीजन की मात्रा आपके ब्लड में, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी आपके ब्लड में क्या होने लगेगी, डिक्रीज। क्या होने लगेगी, डिक्रीज। और इस वजह से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, आपको घबराहट होने लगेगी। दैट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड सिकनेस। सो एज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन decreases in body due to decrease in atmospheric pressure at higher altitudes, जैसे माउंटेन्स वगैरह, हेडेक, फटीक, थकान, पेन, नोजिया ने घबराहट, एंड समटाइम्स डेथ अकर्स या डेथ हैपन्स एंड इट इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड सिकनेस। इसको ही एल्टीट्यूड सिकनेस बोला जाता है। तो जो माउंटेन ट्रैकर्स होते हैं, जो माउंटेन पर चढ़ते हैं, वो भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, उनको भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है। अच्छा, जो एल्टीट्यूड पर जाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, उनके ऑक्सीजन के अंदर, उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में भी नाइट्रोजन होगा, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होती है। जेठालाल के स्टाइल में उनको तकलीफ नहीं होती। उनको तकलीफ क्यों नहीं होती है, क्योंकि भैया वैसे ही वहाँ पर प्रेशर कम है। और मैंने तो आपको सिखाया है कि जो नाइट्रोजन नामक गैस है वो तो हाई प्रेशर में हमारे बॉडी में डिजॉल्व होती है। यहाँ तो प्रेशर लो है तो यहाँ पे तो बॉडी में डिजॉल्व होगी नहीं, इनफैक्ट ऑक्सीजन भी कम होने लगेगी। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, गहरी गहरी सांस लेंगे, बार बार ब्रेक लेंगे, उनके मसल्स थकेंगे, उनको फटीग होगा, उनका सर दर्द होगा। ये सारी प्रॉब्लम एल्टीट्यूड सिकनेस पर आती है। तो देखो, एक एल्टीट्यूड सिकनेस नाम की प्रॉब्लम, ये बेंड्स नाम की प्रॉब्लम,
या के कोल्ड ड्रिंक की पैकिंग, ये सब हेनरी लॉ के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। तो गाइज इन दिस लेक्चर हम लोगों ने हेनरी लॉ को फुल फ्लेजेड तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगले लेक्चर में मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में डिस्कस करूंगा क्या, राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। एक नई चीज की तरफ चलेंगे। अभी हेनरी अंकल ने सिर्फ गैसेस की बात करी, लेकिन राउल्ट्स अंकल पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो पूरा दिमाग लगाकर पढ़ना, तब मजा आएगा। तो आज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, अनअकैडमी पर जैसे आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं, और अनअकैडमी पर अभी क्लास 9th के बच्चों के लिए यूरेका नाम का एक बहुत प्यारा सा कोर्स आ रहा है, एक बहुत प्यारा सा बैच आ रहा है। तो जो भी क्लास 9th का बच्चा है एक बार उस चीज़ को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडलो।